के शो में। हजारों एकड़ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट, कायम अली शाह के दलाइल कितने ठोस। नैब का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर छापा, 2 सीनियर अफसरान गिरफ्तार। नैब की बड़ी कार्रवाई, सक्खर से पैरागॉन हाउसिंग का डायरेक्टर गिरफ्तार। सिंध के करप्ट 25 अफसरान दोबारा ओहदों पर बहाल, आखिर माजरा क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सीएम सिंध साबिक कायम अली शाह साहब जो इस वक्त जद में है नैब केसेस की, करप्शन के मुकदमात की, जिसमें उनकी बेल इस वक्त हो चुकी है, लेकिन कुछ अहम तरीन हकाइक उस केस से मुंसलिक आपके सामने आज हम रखेंगे, जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली इलीगल अलॉटमेंट ऑफ लैंड है, जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में तकरीबन 11,000 एकड़ अराजी उनकी तरफ से जब वो सीएम थे तो अलॉट हुई थी, बुनियादी तौर पर जिसका ताल्लुक उससे है। इस सिलसिले में आपने कॉल अप नोटिस तो देखे होंगे जो समन हुए थे कायम अली शाह साहब को, साबिक वज़ीर आला सिंध को, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, लेकिन आज आपको वो दिखाएंगे कि उनके ऊपर दरअसल नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इल्जामात क्या हैं। और ये जराए से हमने हासिल की है, तो आप इस पर देख रहे हैं, इसमें हमने इस पर कोई आपको लोगो या इस पर हेडर लोवर नजर नहीं आता, लेकिन इसमें अहम तरीन बातें कुछ आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। उन पर इल्जाम है कि ही अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ MDA 11,000 acres of land on 25% market value for incremental housing scheme. He approved a set summary despite having knowledge of development of Bahria Town Karachi project on the same government land. अब ये एक निजी हाउसिंग स्कीम के हवाले से है जी, 25% मार्केट वैल्यू पे उन्होंने इंक्रीमेंटल हाउसिंग स्कीम बननी थी, वो अप्रूव करी। इसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया कि ही केप्ट द सेट समरी, एक समरी उनको भेजी गई थी और ये उनको 2013 26/12/2013 को भेजी गई थी। ही केप्ट द सेट समरी इन हिज पोजीशन फॉर मोर देन 2 years विदाउट पासिंग एनी ऑर्डर। NAB got hold of the notification after he resigned. He made alterations in the said original summary by adding predated minutes उन्होंने चेंज किए उसके। He also approved another summary for CM, और ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि इसमें जिक्र है जी कि ये समरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 7 अप्रैल 2014 को मूव हुई थी, और ये रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द लैंड रिक्वायर्ड फॉर राइट वे ऑफ फॉर ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम, ये K4 का जो मंसूबा है उस हवाले से उस मंसूबे में जो मॉडिफिकेशंस की गई थी उसकी डेवलपमेंट एक हाउसिंग स्कीम को फायदा पहुंचाने के लिए मुबैना तौर पे सुपर हाईवे पर। तो ये जो उन्होंने समरी अप्रूव करी है 7/4/2014 को, ये वो समरी जिसका इल्जाम जी इसके ऊपर है। कायम अली शाह साहब के हवाले से ये अहम दस्तावेजात उनकी इन्वेस्टिगेशन से मुंसलिक हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर इस पर मजीद गुफ्तगू भी होगी कि कानूनी आईनी तौर पर नैब के लॉस के मुताबिक ये किधर स्टैंड करते हैं। लेकिन बड़ा जरूरी है कि कायम अली शाह साहब का या उनके वकला, उनकी जो वकील की टीम है इस वक्त वकला की, उनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। उन्होंने एक बेल उनको इस वक्त अप्रूव हुई है और वो इस वक्त बेल पर हैं, तो उन्होंने जो प्ली कोर्ट में ली है उन तमाम जो कानूनी जो दस्तावेजात जमा कराए गए हैं उसको सामने रखते हुए हमने इस वक्त ये स्लाइड्स की सूरत में आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो इस वक्त है नैब इंक्वायरी का हजारों एकड़ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुंसलिक, और इसमें 10 लाख रुपए पर उनकी पूरी जमानत मंजूर हुई है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और नैब प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस जारी हो गए, उनको जवाब तलब कर लिए गए, और साबिक वजीर आला ने कानून के तहत, जो उनके वकील ने कहा, कानून के तहत इजाफी रहायशगाह के लिए पॉलिसी के तहत जमीन दी कानून के तहत, और अथॉरिटीज को अराजी की मंजूरी हर 3 साल बाद हुकूमत की मुकर्रर करदा शरह पर दी गई, और साबिक वजीर आला ने फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए। वकील का मौक़िफ़ है और इसमें उन्होंने हवाला दिए सेक्शन 10A का, ये उन्होंने जो इस वक्त कोलोनाइजेशन एंड गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 2010 का शायद हवाला दिया, सेक्शन 10A का उसका हवाला दिया है, और उस हवाले के तहत उन्होंने कहा जी कि कानूनी तौर पर ये जो मामला है ये सही हुआ है। अगर मैं आपके सामने वो आईडी पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का और कोलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट सेक्शन 10A का जिक्र इस वक्त इन्होंने अपनी प्ली में किया है। अब ये अहम तरीन मामला है, इसके कानूनी नुकात क्या हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रख दी है। प्रोग्राम में मेरे साथ जो पैनल में शामिल होंगे जनाब इम्तियाज चांडियो साहब सीनियर सहाफ़ी हैं,
और बड़ी गहरी नजर रखते हैं करप्शन केसेस पर, तो बिलखुसूस ही हमारे ब्यूरो चीफ भी है कराची के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। हमारे साथ जनाब मियां अली अशफाक साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं, नैब कवानीन पे बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं, नैब केसेस के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। और हमारे साथ कुछ ही देर में राजा आमिर अब्बास साहब भी होंगे, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। अशफाक साहब, मैं अगर पहले आपसे पूछूं, ये मैंने 2-3 चीजें पढ़ी हैं, फिर मैंने वकील का जो उनके मौके वो भी बता दिया आपको, जमीर घुमरो साहब का, तो सर किधर ये मामला तो कोर्ट ऑफ लॉ में है इस वक्त, हम वी कैन नॉट डिस्कस ऑन इट्स फेट, लेकिन ये इल्जामात हैं और ये जो नैब कह रही है, ये क्या बातें हैं? ये आपने सुनी है ये पहले बातें, ये समरियां प्रूव हुई, क्या हुआ ये? देखिए, दिस इज प्रोबेबली कायम अली शाह साहब के खिलाफ मल्टीपल इंक्वायरीज पेंडिंग है नैब में। जो सबसे लीडिंग इंक्वायरी है वो बहरिया टाउन कराची के केस में है, जिसमें एज वी ऑल नो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने एक जजमेंट पास की जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने, बहरिया टाउन ने रिव्यू फाइल किया, और लेटर ऑन बाय ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वेशंस, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने वो रिव्यू पिटिशन विड्रॉ कर ली है, जिसके तहत अब इस नैब ने अपनी कार्रवाई को मजीद तेज़ किया है। और अब इनको खदशा है कि इनको उस मुकदमे में नैब बुला के गिरफ्तार करेगी, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल सिंध हाई कोर्ट से करवाई है। वो तो कह रहे हैं कि हम कानूनी तौर पर सेक्शन 10A कोलोनाइजेशन एक्ट और गवर्नमेंट डिस्पोजल, उसके तहत हमने जी साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए, कानूनी तौर पे उन्होंने किए। वो कहते हैं हमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया। देखें, ये तो उनकी प्ली है, ये उनको चाहिए था कि नैब में कॉल अप नोटिस मिलने के बाद वो जाते और अपनी सफाई पेश करते और देखते कि नैब ने, चूंकि अभी तक तो रेफरेंस फाइल किया नहीं है, तो इन्होंने तो अज्यूम कर लिया कि जो प्राइमा फेसाई इनसे डिटेल्स मांगी गई हैं कॉल अप नोटिस में कि आप आएँ और आप पे बेसिक एलिगेशंस ये हैं, इन्होंने एडवांस में अपने डिफेंस लेना शुरू कर दिए हैं। सीम्स लाइक कि इनको एडवांस में मुकम्मल पिक्चर का पता है कि इनके खिलाफ केस के टोटल एलिगेशंस क्या हैं या इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल कितना इकट्ठा हो चुका है, जिसकी बेसिस पे इन्होंने एडवांस में ही अपनी अदालत में सफाई देना शुरू कर दी है। ये जाएं, जाके नैब से कॉपरेशन करें और अपनी सफाई वहां पे बयान करें। नैब को इन्हें समन था, तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो इनके वकील पेश हुए ना नैब में, उन्होंने जवाब दाखिल कराया। जो हमारे जरा है वो तो बताते हैं कि जवाब भी तसल्ली बख्श इन द सेंस कि उन्होंने जो जवाब देना था वो उनके वकील ने दाखिल करा दिया। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट फैक्ट किया है कि इनके वकील ने नैब में जवाब जमा कराया। क्रिमिनल लॉ में ये बेसिक प्रिंसिपल है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में लॉयर नॉर्मली अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपेयर नहीं होता। हाउएवर, क्योंकि उसकी बेसिस ये है कि क्रिमिनल लॉ में किसी भी कंप्लेनेंट ने, विटनेस ने या एक्यूज पर्सन ने इन पर्सन जाके ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अपेयर होना है। हाउएवर, दे कैन सीक द असिस्टेंस। यहाँ पे नैब में और मुख्तलिफ इदारों में भी अभी तक दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं कि जो पाकिस्तान में अभी भी कुछ ये चीज़ें, कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में लकूनाज हैं, वो ये क्लियरली इस्टेब्लिश करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स इस सेंस में है कि किसी गरीब आदमी या किसी ब्यूरोक्रेट के लिए या नॉर्मल पॉलिटिशियन के लिए एक कानून है और या प्रोसीजर्स हैं, और जो इंतहाई खास लोग समझे जाने वाले पाकिस्तान में ऐसे अफराद, उनके लिए एक मुख्तलिफ कानून है। देखें, ये कायम अली शाह साहब ने इन्वेस्टिगेशन इन पर्सन ज्वाइन करनी है। नैब में इनके वकला कन्फ्रंटेशनल क्वेश्चन जो है उनके आंसर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो इनका जवाब है उस पर तफ्तीशी अफसरान ने जो इनसे सवालों जवाबात का सेशन लेना है, अब इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटेशन तो नहीं दी जा सकती, वो तो इन्होंने इन पर्सन बताना है आके, और अपनी लायबिलिटी जो है अगर वो अपना मौकफ जस्टिफाई करते हैं और नैब को बाकी तमाम मटीरियल की रोशनी में इनका ये जवाब जो इनके वकला ने दिया है, ये खुद जाके उस पर अपनी इंडिपेंडेंट एनालिसिस या इंडिपेंडेंट अपना वर्जन देते हैं और वो नैब को एक्सेप्टेबल है, तो ठीक है, इनको नैब इनको ड्रॉप कर देगी लिस्ट ऑफ एक्यूज पर्सन से। और अगर ये जवाब नहीं देते, मुतमईन नहीं कर पाते, तो इनके अगेंस्ट रेफरेंस फाइल होगा और फिर ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना वर्जन ले सकते हैं, जहां पे कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखेगी कि प्राइमा फेसाई बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में क्या नैब का मौकफ दुरुस्त नजर आ रहा है या कायम अली शाह साहब का मौकफ दुरुस्त नजर आ रहा है। सही। अच्छा, लेकिन ये जो इनका जवाब इस वक्त है, अगर ये हमको एक डॉक्यूमेंट नैब का दिखा रहे हैं, साथ में जवाब भी दिखा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने लिखा है जी, ही सबमिटेड द लैंड्स वाज प्राइमरीली सिमिलरली ग्रांटेड टू केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी एज वेल एज हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आगे ये भी इसमें आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया गया कि ही एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन गुड फेथ एंड फॉर पब्लिक पर्पस and for such acts he was protected under article 248 of the constitution। इम्तियाज सांडियो साहब, कायम अली शाह साहब की सियासी पॉपुलैरिटी और जो उनके बारे में एक तासुर है जी, वो तो ये था कि मुराद अली शाह साहब के मुकाबले में वो करप्शन का स्कैंडल उनका कोई नहीं था।
ये मामला सामने आने के बाद अब क्या तासुर है और ये कितना हकीकत पर मुबनी है वो तो फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन आपके नजदीक जो तासुर है वो गलत है, दुरुस्त है, या ये करप्शन केस दुरुस्त है? सांडियो साहब। सैफान, बिल्कुल ये तासुर दुरुस्त है कि कायम अली शाह साहब इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान हैं, उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, क्योंकि 10 साल के इक़्तिदार में अगर कायम अली शाह का अगर आप तकरीबन 6-7 साल का दौर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उनसे काम लिए गए हैं, जो जहां वो इनकार करते थे वहां उनकी कुर्सी हिल जाती थी, और उसके जो इर्द गिर्द वज़रा थे उनमें कुछ अब फेस कर रहे हैं करप्शन के केसेस को। तो कायम अली शाह को आज़ाद या इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम करने दिया ही नहीं गया, और जहां जहां हमें मालूमात है जहां जहां वो इनकार करते थे तो वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर्स भी जो आपने सुने होंगे माजी में, जिनमें कुछ गायब हैं कुछ अब ऐवान में आ चुके हैं, वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर्स उन पर दबाव डालते थे और उसके बाद ये सारा काम होता था। जहां तक इस लैंड का ताल्लुक है, इम्तियाज साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं अगर आप इजाजत दें इसी बात को यहीं से जोड़ते हैं और कायम अली शाह साहब का सियासत बिल और इस केस के मुंसलिक अहम हकायक बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक अहम शख्सियत जो सूबा सिंध में इस वक्त इक़्तिदार में एक आला ओहदे पर वजीर आला सिंध की हैसियत में कायम अली शाह साहब की सूरत हमारे सामने नजर आई, और उनके पास जब इक़्तिदार था तो उनके ऊपर तो करप्शन की हमने कोई ऐसा उंगली नहीं उठते देखी। अब जो केसेस सामने आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इनमें जो जैसा ये आपके सामने रखा है एक डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन का, जिसके मुताबिक एक समरी उन्होंने दबाई, ये दबाने से मतलब 2 साल तक रखी, उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया, जिसके अंदर जमीनें अलॉट हुई। मुबैना तौर पर यह इल्जाम है जिसके ऊपर इंक्रीमेंटल हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से 25% ज्यादा रेट्स के ऊपर, और इसी तरह एक और समरी पानी के हवाले से K4 मंसूबे के हवाले से, वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक सुपर हाईवे पर, जो उन्होंने अप्रूव करी 2014 में। तो ये आप इस पर जो देख रहे हैं ये वो इल्जाम है जो कायम अली शाह साहब के ऊपर वज़ीर सिंध साबिक जो है उनके ऊपर लगे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, और इम्तियाज सांडियो साहब आपसे गुफ्तगू मेरी, ये कायम अली शाह साहब का जो मामला है पूरा, उनकी जो हिस्ट्री से लेकर आज तक, आप बता रहे थे इल्जाम कोई नहीं था, कोई करवा रहा था उनसे ये समरियां मंजूर, ये क्या चक्कर था? ये देखिए आजकल सैफान कोई चपरासी की भी नौकरी किसी को नहीं देता। अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनाया जाता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ फिर कुर्बानी देनी होती है। ये जो 10 साल में अगर मैं 2008 से लेकर काउंट करूं और आखिरी दिनों तक जब चीफ मिनिस्टरशिप पे इसको दुबई बुला के इनको हटा दिया गया, जिस तरह से एक मैं कहता हूँ कि एक इंसल्ट की गई उनकी, जिस तरह से, उस तमाम चीज़ों में एक चीज़ यही थी कि कुछ चीज़ें कायम अली शाह नहीं करना चाहते थे। मैं उनका मतलब दिफा नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ा स्कैम है, बड़ा स्कैंडल है। इसमें कायम अली शाह साहब ने जो ज़मीन अलाटमेंट की है वो कवानीन के मुताबिक नहीं की, लेकिन ये ज़मीन इनडायरेक्टली उनके बॉसेस की है। अच्छा, ये जिनको फवायद देना चाह रहे थे उस पर उन पर शदीद दबाव डाला गया, और किस तरह से ये काम होता है ये तो हिस्ट्री है, अब तो ज़ाहिर है कोर्ट मैटर है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन एक पर चीज़ थी कि सिंध के अंदर इन्वेस्टमेंट एक तो है नहीं, अगर आ रही है तो फिर ये एक ज़मीन का स्कैंडल नहीं है। आपने बहुत सारी ज़मीनें कराची से लेकर जामशोरों तक दोनों अतराफ जो ज़मीनें बेची गई हैं जुल्फ़कार आबाद के नाम पर, जो इन्होंने एक तरफ एक तस्वीर दिखाई और उसके पीछे जो काम हुए, 26 हज़ार एकड़ इराजी जंगलात की ओमनी और दीगर ग्रुप्स को रातों रात बांटी गई। यहाँ जो डीपू का एक मैटर हमने उठाया था टर्मिनल कराची का, जो इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 56 एकड़ इराजी थी और उसमें किस तरह से इन्होंने वो ज़मीन बेची, जिस पर हाल ही में कमिश्नर कराची ने रिफ्यूज किया तो उसको ओहदे से हटाया गया। सेक्रेटरी ज़राअत शफीक मैसर ने 2 अरब रुपए की सब्सिडी इनडायरेक्टली उनको तो यहां तक कहा गया कि किसी भी अकाउंट में डाल दो, ओमनी को नहीं दी, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये तो चीजें हैं, ये अब तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो बतौर सीएम दस्तखत कर रहे हैं, अगर समरी अप्रूव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो तो साइनिंग अथॉरिटी तो बन गया। अब शहबाज शरीफ भी तो मुकदमा भुगत रहे हैं इस पर, साइन करने की वजह से ड्रेन बना 21 करोड़ रुपए का साइन किया था जी, तो अब तो भुगतने पड़ेंगे मुकदमा। नहीं, बिल्कुल, वो सिर्फ एक केस नहीं है कायम अली शाह के ऊपर ना, ये तो आप एक केस में आ गए हैं, बड़ा केस है 11,000 एकड़ जमीन का। कायम अली शाह ने जिस तरह से ये जमीनें दी हैं
ये तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं करता, लेकिन एक कानूनदान है, उनको खुद पता है कि मैं ये अपने समझे ना कि डेथ वारंट पे मैं साइन कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद कायम अली शाह को एक बुजुर्ग समझ के ये काम उनसे करवाया गया कि आगे पीछे ये पकड़ नहीं होगी क्योंकि उनका किरदार साफ रहा है। लेकिन अब जब पकड़े गए हैं, इस मामले में एक्सपोज हो रहे हैं, तो इनको नेब को और दीगर इदारों को उनके दूसरे चीजों को भी देखना चाहिए कि अगर कायम अली शाह ने यह काम किया तो किसको बेनिफिशियरी वो उनका फवायद मिले। इससे पहले कि आगे बढ़े, तो कायम अली शाह साहब को समझते हुए सियासी तौर पर क्या वो अप्रूवर वाला काम कर सकते हैं? यानी अगर उनको नैब प्रेशर में आगे लाती है और अगर मामला बेल नहीं होती है तो मामला आगे क्या है और कोर्ट के मामला हैं कि वो सब बता दे जी कि ये मैंने जो किया था, ये दस्तखत मुझे इसने फोन करके कहा था कि तुम करो, ये मैंने जो किया था ये मुझे उसने कहा था, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जिम्मेदारी अपनी लेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े अरसे तक जो अपने कायदीन के साथ वफादारी की है और अब भी कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो चीफ मिनिस्टर के तौर पर कायम अली शाह अपने ऊपर लेंगे और उसका ये बताएंगे कि ये जो एक्ट 10A सेक्शन है लैंड एक्ट का, इसमें यह था कि ये गरीब लोगों को कोई मुफ्त में घर बना के देने थे और उसके बाद वो फ्रॉड हुआ और किस तरह से लोगों से जमीनें ली गई। अब वहां इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब लोगों का मामला है। अब सिंध के देखें एक प्रोजेक्ट है, उस पर भली आप उंगली उठाएं, लेकिन लोग अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब इस चीज को एक तरफ तलवार लटक रही है अफसरान पर, चीफ मिनिस्टर पर और जो वहां इन्वेस्टर है उन पे, लेकिन लोगों को इस चीज से निकालना होगा कि आया वो अब इन्वेस्टमेंट मदद करे या नहीं। और इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MDA, ये सारे रेस्पॉन्सिबल हैं कि आपने किस तरह लोगों को अंधेरे में रखा है। ये तो बड़ा अहम मामला है, वो तो एक है डिटेल के अंदर मामला, लेकिन एक और अहम मामला आज हुआ सामने। और राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी क्योंकि आप बड़े कीनली फॉलो करते रहे आशियाना इकबाल स्कैंडल को और बड़ी डिटेल में हमारी गुफ्तगू आपसे रही है उस मामले के ऊपर, तो आज सक्खर के अंदर नैब की एक कार्रवाई हुई है और यहां पर कैसर अमीन भट्ट नामी एक शख्स गिरफ्तार हुआ है जो कि MPA है नून लीग के, और कहा जाता है जी फ्रंट मैन है ख्वाजा साद रफीक के, और जो इन पर इल्जामात हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स हमने हासिल किए हैं और इसके मुताबिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी हैज नो अप्रूवल फ्रॉम LDA। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, ये इल्जाम है जी, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर हैज बीन पब्लिश्ड टू रिकॉर्ड द क्लेम्स ऑफ जनरल पब्लिक एंड 89 कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड सो फार अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ सेस सोसाइटी। जो इल्जाम कैसर अमीन भट्ट पर है वो ये जी कि अक्यूज कैसर अमीन भट्ट बीइंग डायरेक्टर ऑफ MS पैरागॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर है पैरागॉन के जिसमें साद रफीक साहब का बताया जाता है कि मालिक हैं, aided, assisted and abetted accused Nadeem Zia, ये वही शख्स है जो मफरूर है Nadeem Zia, and others in commission of offense of cheating public at large and misappropriation of funds collected from general public and subsequent division of funds for setting up new business concerns for their personal gains। आगे लिखा है जी कि that the funds collected from general public allottees of MS Paragon were converted for personal use of accused persons instead of providing them टाइमली डेवलपमेंट एंड पोजेशन। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, पैरागॉन सोसाइटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी और उसमें पब्लिक एट लार्ज को चीट किया गया, लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि साद रफीक से इनका क्या ताल्लुक है। आपकी नजर में आमिर अब्बास साहब, कितनी अहम गिरफ्तारी है सक्खर में ये, और ये कैसर अमीन भट्ट रफीक केस क्या ये रंग लाएगा, इस पर क्या होगा इस केस में? सुफियान, ये जो करप्शन इस मुल्क में रंग ला रही है ना, ये उसका एक छोटा सा शेड है। अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे कायम अली शाह साहब की, आप देखिए कि डायलेमा क्या है। उधर कायम अली शाह एक सूबे के वजीर आला, बलोचिस्तान में हम देखते हैं असलम रेसानी एक सूबे का वजीर आला, पंजाब में हम देखते हैं शहबाज शरीफ सबसे बड़े सूबे का वजीर आला, KP में हम देखते हैं खटक साहब, परवेज खटक, उस पर भी केसेस हैं। तो एक लिस्ट नैब ने जारी की थी कुछ दिन पहले 71 लोगों की, जिसमें हमारे 6 साबका वज़राए आज़म, हमारे जो साबका प्रेसिडेंट हैं वो भी फेस कर रहे हैं, नैब के केसेस भी हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस आ रहे हैं। तो अब ये कितनी एक अफसोस की बात है कि इस मुल्क में जो जमहूरियत 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 का आलाप और नारा होता है, ये सीनियर मिनिस्टर आपके साथ रफीक साहब जिनका जिक्र हो रहा है, और किसी एक सीनियर मिनिस्टर का नाम ले लें, मां सवाए चंद के हर कोई नैब में मतलूब नजर आ रहा है। हर किसी के पीछे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आपको अवाम ने, लोगों ने, आपने, हमने वोट दिया, आप उस वोट के एक ईमानदारी से लेके इस मुल्क की खिदमत करनी थी। हमें क्या नजर आता है, अरबों रुपए की, अब करोड़ों वाले किस्सा खत्म हो गया, कितने बिलियन कितने बिलियन, यही हम फिगर देख देख के हैरान होते हैं। कभी सुना नहीं था कि जी 500 बिलियन, 600 बिलियन, 800 बिलियन ये करप्शन हो रही है। ये करप्शन अब पैरागॉन में हो रही है,
ये पैरागॉन के साथ साथ आपके इल्म में है कि आशियाना इकबाल में भी ये केसेस चल रहे हैं। ये पैरागॉन डेवलप कैसे हुई? ये इसीलिए डेवलप हुई कि आशियाना इकबाल स्कीम जो गरीबों की स्कीम थी उसको गिरा दिया गया, उसको बिठा दिया गया, उसके पैरेलल ये जमीन, ये पैरागॉन की स्कीम खोली गई। ये पैरागॉन वही थी कि जो उसके डेवलपर्स को दिए गए, कासा डेवलपर्स को और साथ बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग को, जिन्हें ये कहा गया था कि इसकी डेवलपमेंट के मद में आपको 2000 कनाल दे दिए जाएंगे, वो लेके पैरागॉन डेवलप हो जाती है। ये साहब अब बरामद कहां से होते हैं? आप देखिए कि जी मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर के वो बंदे नजर आ रहे हैं एलिजिडली और जाके निकल रहे हैं सिंध से, वो भी किसी वहां की बड़ी शख्सियत के दोस्त के घर से। तो ये वो एक इनका आपस में एक नेटवर्क है, एक जत्था है। जैसे वो 28 जुलाई की जजमेंट में लिखा गया ना कि ये माफियाज हैं, ये वाकई गॉडफादर और माफियाज हैं कि इस मुल्क को किस बेदर्दी से ये लूट रहे हैं। ये पैरागॉन में आप जो बेनिफिशरीज निकालेंगे, अल्टीमेटली क्या वजह है कि जो जमानतों पे जमानतें लिए जा रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि अदालतें भी ये सब कुछ देखते हुए सफियान का प्रोग्राम भी देखते होंगे, नैब की वो प्रेस रिलीजेस भी देखते होंगे, फिर इतनी उनको लीनियंट व्यू कि जी आपकी बेल बिफोर जोन सी है वो 10-10, 6-6 दफा एक्सटेंड होती जा रही है, उसको कंफर्म नहीं किया जा रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जब करप्शन के ये लोग पकड़े जाएंगे और इसके बाद जब इनकी चीखें होंगी तो ये इसी कानून को जैसे कह रहे हैं कि जी ये काला कानून है, काश हमने अपने वक्त में इसको खत्म कर दिया होता, ये हमसे अगर ये तो है मामला, लेकिन मैं क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं कि आज गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ एक पिटीशन भी आपको हम कल दिखा रहे थे, वो पिटीशन साद रफीक साहब ने दाखिल कराई है, उस पर आज भी उन्होंने इस पर दलाइल दी हैं। वो कहते हैं कि डीजी लाहौर जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनको हटाया जाए, मेरा मुकदमा वो नहीं सुन सकते। वो पहले चेयरमैन नैब को भी एप्लीकेशन लिख चुके हैं। इधर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं उसी पैरागॉन स्कैंडल के अंदर जिसकी मिल्कियत बताया जाता है कि उनकी है, उधर नैब के खिलाफ वो उल्टा कार्रवाइयां कर रहे हैं, एक इंटरव्यू को बनाकर पता नहीं क्या साजिशें घड़ रहे हैं। राय साहब देखिए, डीजी नैब डायरेक्टली तो मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, एक पूरी टीम होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलहदा होता है, उसके साथ एक डिप्टी डायरेक्टर होता है और डीजी सिर्फ सुपरवाइज करता है पूरे रीजन को। वहां पे एक केस नहीं होता, वहां पे सैकड़ों दीगर केसेस भी हैं। ऑल दो कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि डीजी साहब को जरूरत नहीं थी वो 4-5 बैक टू बैक प्रोग्राम करने की, कोई बिल्कुल कतन जरूरत नहीं थी, ना इस तरीके से होता है। एनी हाउ वो ये अभी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करते हैं कि जी एक उनका राइट है, वो कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि जी मुझे इस तफ्तीशी टीम पे कुछ वो है। लेकिन बात यह कि जो जुरिस्डिक्शन की बात होती है, अगर नैब लाहौर रीजन का केस है तो बड़ी मुश्किल से वो किसी और रीजन को, अभी अगर वो रावलपिंडी रीजन को या सक्कर रीजन को ट्रांसफर होगा तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की ये ट्रांसफर मुमकिन होगी। हाँ, वो इसको अभी एक्सटेंड कर रहे हैं, इसी को बेस बना के अपनी जमानत को कर रहे हैं। असल चीज तो है उनसे जो पूछा जा रहा है उनके जवाब दें, तो ना उन्हें डीजी नैब की से कोई प्रॉब्लम होगा, ना उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी, सिंपली आके बता दें कि जी ये किस्सा है, ये पैरागॉन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये अहम बात की है जी। सीना इस पर आप सामने आए, आप छुपे नहीं, आप इस पर बोले आके हाजी मैंने किया, मुझसे सवाल पूछे नैब, बजाय इसके कि इस पर इधर उधर छुपकर जो है इस पर नैब पर इल्जामात लगाएं। लेकिन नैब कराची की आज एक और कार्रवाई हुई और ये जो हमने आपको बताया, जिस पर अभी आप राजा आमिर अब्बास साहब का तजिया भी सुन रहे थे सक्खर में, नैब कराची ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिक्र हो रहा है, कायम अली शाह साहब का जिक्र हुआ है, फिर पैरागॉन का जिक्र हुआ है, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 सीनियर अफसरान भी गिरफ्तार हुए और एक जिनका नाम इस पर है परवेज अख्तर और एक जो इस पर डिप्टी डायरेक्टर इस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के और एक सैयद मजहर अली शाह, और इन पर भी करप्शन और कहा जाता है जी कि एक रेफरेंस में ये गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन 123 मिलियन रुपीस का जो है इस वक्त इल्जाम है जी। करियाबाद हाउसिंग सोसाइटी 123 मिलियन रुपीस, ये तकरीबन 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का इल्जाम है। और बोथ द अक्यूज्ड पर्संस विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फॉर रिमांड टुमारो, दैट इज ऑन 15/11/2018, यानी कल इनकी पेशी होनी है आगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से
हमने आपको बताया था कि रिसेंटली भी तकरीबन 14 घर थे 1 एकड़ के ऊपर कराची में, जिनको नेशनल स्टेडियम के उखुब में जहां से उनको खाली कराया गया था, वारगुजार कराया गया था नैब की तरफ से। तो एसबीसीए के खिलाफ जो गिरफ्तार हुए शख्सियात, उनके आप देख रहे हैं पिक्चर्स भी। मियां साहब, अगर आप पैरागॉन पर भी कुछ गालिबन, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक और उस पर भी करते हैं और आपको एक और फहरिस्त भी दिखाएंगे 25 अफसरान की जो मुबैना तौर पर करप्ट, मुबैना तौर पर नहीं बल्कि वीआर उन्होंने किया, वॉलंटरी रिटर्न किया, लेकिन फिर दोबारा ओहदों पर वापस आ गए। हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन जमीनों के हवाले से केसेस, कराची में 11,000 एकड़ एमडीए की जमीन हो, कायम अली शाह साहब पे केसेस हो, एसबीएसए के खिलाफ नैब की रीसेंट छापे, कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां हो, या इसके साथ साथ जो इस पर अहम तरीन मामला पैरागॉन हाउसिंग के हवाले से हैं वो आपके सामने रखे हैं। एक और अहम तरीन मामला जी 25 अफसरान, वीआर की एक फहरिस्त आई थी जिसके अंदर कई 100 अफसरान थे जो बाकायदा आला तरीन अदालतों में मामला चले कि जी ये वीआर वॉलंटरी रिटर्न यानी ये रजाकाराना तौर पर लूटी हुई रकम वापस कर चुके हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स कहते हैं इस बारे में? कोर्ट के ऑर्डर्स तो ये थे जी कि कार्रवाइयों के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन इत्तलात और खबरें इस वक्त ये आई जी कि तकरीबन 25 सरकारी अफसरान ओहदों पर बहाल हुए, और ये जो वो लोग थे जिन्होंने 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए के वीआर्स भी किए हुए। नैब के सामने इन्होंने एतराफ जुर्म किया था, और इसमें जो नाम शामिल हैं इसके अंदर सब में अहम, जो सब में टॉप पे नाम है सैयद मेहदी शाह, जो कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास तैनात हुए हैं, और कहा जाता है जी मुराद अली शाह साहब से इनका रिश्तेदारी है। डिप्टी कमिश्नर सलीम बलोच हैं, डिप्टी कमिश्नर आगा शाह नवाज हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार अहमद शामिल हैं, इम्तियाज हुसैन मेमन, अब्दुल गनी कुरैशी, जहीर अहमद मेमन, गुलाम मुश्तबा धामरा भी इस पर बहाल होने वाले अफसरान में शामिल है, बाबर अली जुमानी, मंजूर बख्श, हबीबुर रहमान भी बहाल हुए हैं, सैयद जाहिद शाह, नजीर शेख, सलीम नबी बख्श भी इस पर इन नामों में शामिल हैं। तो पहले मियां अली शाह साहब, क्योंकि आप कहते हैं जी इस केस मालूमात रखते हैं, कानूनी तौर पर शाह साहब ये सही है मामला, ये सर्विस रूल्स खिलाफ है इसके कि एक करप्शन की रिटायरमेंट लेना भी होता है जी कि आपने उसको सारे मराद दे दिए, आपने उसको आप पेंशन भी लेगा, इनको तो हटा देना चाहिए था, ये वापस आके ओहदों पे बैठ गया, ये क्या कर रही है सिंध हुकूमत? देखिए, मैं आपको इसका वॉलंटरी रिटर्न का बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसका बैकड्रॉप ये है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी, जो कि जिसमें ऑथर थे जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब। मुस्लिम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से उस वक़्त कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो प्रोसीडिंग्स चलाए। वो 3 इश्यूज थे। वन ऑफ द इशू वाज कि ये जो लोग सेक्शन 25A के तहत वॉलंटरी रिटर्न, जो कि उनका स्टैट्यूटरी उनको प्रोविजन अवेलेबल है कि वो ऑप्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जिसमें या तो उनको कॉल अप नोटिस गया या वो खुद ब खुद भी वॉलंटियर करके सामने आ सकते हैं कि जी कोई ऐसी तफ्तीश या कोई ऐसी इंक्वायरी जो कि नैब में पेंडिंग है उसमें वो आएँ और आके वो खुद कहें जी कि मैं रजा कराना तौर पर ये इंकशाफ करता हूँ कि पहले तो मेरे से गलती हुई है और मैं इस पर खुद ही अभी मेरे खिलाफ मुमकिना तौर पर नैब के पास कोई मटीरियल सामने नहीं आया, लेकिन मैं खुद जाती तौर पर जो सामने आके रजा कराना तौर पर ये इस प्रोविजन को ऑप्ट करता हूं और इसके तहत कुछ ना कुछ लाइबिलिटी जो मेरे पे बनती है या मैं खुद आपको बताता हूं कि मैंने ये गलत काम किया है, ये वापस करना चाहता हूं। तो इसकी एग्जामिनेशन के लिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सो मोटो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। ये इशू अभी सेटल नहीं हुआ। हाउएवर सिंध हाई कोर्ट ने एक पिटिशन जो कि आज भी उनके सामने पेंडिंग है, किसी शख्स की बेल पिटिशन के दौरान एक ऑर्डर पास किया जिससे ये तमाम अफसरान के खिलाफ, सिर्फ सिंध में, पूरे पाकिस्तान में वीआर बहुत से लोगों ने की होगी, बहुत से पब्लिक सर्वेंट्स ने की है, लेकिन उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो सिर्फ सूबा सिंध में चल रही है, पाकिस्तान में किसी जगह पर नहीं चल रही। अच्छा, उस पर चूंकि हाई कोर्ट ने ऑन इट्स ओन मोशन एक बेल प्रोसीडिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन्फोर्स कराना शुरू कर दिया, तो इस पे बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की हैं कि सिंध हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन इन अ बेल प्रोसीडिंग कैन नॉट इन्फोर्स द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलरली
जबकि ये तमाम इशू सुप्रीम कोर्ट में अभी जेर समात है और इसमें फाइनल डिक्लेरेशन जो कि आर्टिकल 199 के तहत है वो होना बाकी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की जजमेंट में ये भी कहा, जिसके तहत आपने ये अब रेफरेंस कोट किया कि वो अफसरान जो कि 25 लाख से नीचे जिन्होंने वीआर किया है आप उनको रिमूव कर दें। तो जो उनसे नीचे जिन लोगों ने किया वो बरकरार रखें, 25 लाख से ऊपर जिन लोगों ने वॉलंटरी रिटर्न ऑप्ट किया है उनको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन देखना यह है कि ये इसकी इन्फोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट ने करानी है या ये हाई कोर्ट ने किसी बेल प्रोसीडिंग में करवानी है। तो ये इशू अभी स्टैंड सेटल नहीं है, इसमें बहुत सी पिटीशंस फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसकी फाइनल डिक्लेरेशन। लेकिन जो मैंने नाम पढ़े इस वक्त इम्तियाज चांडू साहब, इन नामों में मैंने जो सुना है 12 अफसरान को हटा दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था। और ये जो नाम है ये वो नाम है जो बेसिकली बहाल हुए, ये तो हुए जिन्होंने करोड़ों रुपए में की थी वीआर, लाखों वालों को उन्होंने बरतरफ कर दिया है। 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए से लेकर 5000 तक वीआर करने वाले टीचर्स हों या दीगर 666 की एक फहरिस्त थी जो हम अब तक पे चला चुके हैं तकरीबन 2 साल पहले। उन लोगों को नौकरियों से निकाला गया, महकमा एजुकेशन से बरतरफियां हुई हैं। मामला ये है कि ये सारा गेम जो है वो सिक्योरिटी जीए और सर्विसेज और जो हुकूमती दबाव पर आप कहें कि इन्होंने बनाया, इनको नहीं हटाया। ये SNGAD का गेम है पूरा, वहाँ एक माफिया बैठी हुई है, उन्होंने ये गेम बना के उनको ओहदों से हटाने के बजाय गलत रिपोर्ट्स पेश की अदालतों में, गलत तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि ये बासर लोग हैं। और ये सिर्फ आपने 25 कहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं वो अब तक ओहदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पैसे वापस किए। और जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए उनको कोई DG 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है। ये तो PhD करप्शन में करके अब दोबारा गए हैं कि अब जिस चक्कर में हम पकड़े गए थे अब वो नहीं करेंगे। ये अब नए तरीके से नई करप्शन के तरीके दरियाफ्त करके सिंध को लूटेंगे और हुक्मरानों की आशीर्वाद से ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ कौन सा इदारा है जिसके सरबराह पर करप्शन का इल्जाम नहीं है? आपने SBSE का जिक्र किया, साबिक सेक्रेटरी जो सुमरो साहब थे कनाडा में, जर्मनी से कनाडा चले गए, पूरी एयरपोर्ट्स पे ढूंढा जा रहा था, पता चला कि वो इमिग्रेशन से गुजरा ही नहीं और वो जर्मनी पहुंच गया, साकिब सुमरो साहब। उसके बाद मंजूर कादर काका जिसके लिए कह रहे थे रेड वारंट जारी हो रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं। लईक मेमन सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, यहां से पता नहीं करोड़ों रुपए लेकर वहां जाके पेट्रोल पंप कनाडा में लगाए हैं। आज तक कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई ये आप कह रहे हैं अशफाक साहब कहते हैं कानूनी है। देखिए कानून ये है या सर्विस रूल्स है कहते हैं। देखिए सर्विस रूल्स आर डिफरेंट। ये नैब के कानून की अभी आप बात कर रहे हैं तो नैब के कानून में आजकल फिर अमेंडमेंट्स जो हैं उनके प्रपोजल्स डिफरेंट प्लेसेस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो फिर ये जो सेक्शन 25 है जिसके फीचर्स आप बता रहे हैं, इसमें सेक्शन 25B जो कि प्ली बार्गेनिंग की है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस तो ये भी हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप कॉन्विक्ट तस्वुर होंगे। सेक्शन 25A के फीचर्स नहीं है। अब कानून हमें सेक्शन 25A की हद तक अगर पसंद है या नहीं पसंद ये एक अलग चीज है, लेकिन बहरहाल अगर आप कानून में समझते हैं सुकम है तो इसको फौरी तौर पर अमेंडमेंट्स के प्रपोजल आपने दिए हुए हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करे और इसको चेंज कर दे। लेकिन जब तक ये कानून है, चोरी करते पकड़ा जाए और उसको अगर सीधी सीधी बात है वो चोरी कहलाएगा। अब आप उस चोर को फिर बड़े ओहदे पर बिठा रहे हो तो ये हुकूमत अपने अवाम से, अपने आइन से, अपने हलफ से गद्दारी इसको तब्दील करें, इसको तब्दील करें फौरी तौर पर। इसका हलफ उठा के आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर वुज़रा कि हम आइन और पाकिस्तान की बका पे करेंगे, कोई चीज यूं नहीं कर, ये सब उसकी नफी कर रहे हैं। ये सारे झूठ बोलते हैं सारा दिन। अब कोई रिश्तेदार आपने बताया मेहदी शाह रिश्तेदार, मीरपुर काज का चाहिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जो भी कहें, ये इस तरह से तैनात है सारे। भाई कहां तक सुबह सिंध को तबाह करके रखा, आप भी दावे कर रहे हैं, हम तो बहुत काम ये बड़ी अहम बात है। राज साहब आपका ओपिनियन इस पर हम जानना चाहेंगे आपका भी, लेकिन ये पहले एक और, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड की जो बात है, क्योंकि CDA के अभी हमने आपको पंजाब की, सिंध की करप्शन स्टोरी, इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो भी बताते चले, क्योंकि डिप्लोमेटिक एनक्लेव में शटल सर्विस के हवाले से जो गैर कानूनी ठेका था जिसके ऊपर नैब ने तहकीकात इस वक्त कर रही है, इसमें इसके इल्जाम में इससे पहले CDA के 2 हाजिर सर्विस अफसरान भी गिरफ्तार किए गए थे और ये शटल सर्विस का गैर कानूनी ठेका है। इसमें मुल्जमान ने शटल का जो ठेका था वो मर्जी की कंपनी को दिया, जो नैब जराए बताते हैं। मोटरवे करीब ही 3 एकड़ अराजी महज 4200 रुपए सालाना किराए पर दी गई। अरबों रुपए मालियत की 36 कनाल अराजी महज 2 रुपए फी मरबा गज के हिसाब से लीज पर दी गई। और शटल का ठेका पहली बार मोहम्मद हनीफ को 2007 से 2010 के लिए दिया गया और इस पर मामले की तहकीकात जो है इस पर नैब कर रही है। और 2005 में शटल सर्विस का 2 तरफा टिकट 20 रुपए था, जो अब
500 रुपए तक जा पहुंचा। और अभी रिसेंटली भी इस वक्त जो मुनीर जिलानी गिरफ्तार हुआ, उनका 7 रोजा रिमांड मंजूर हुआ है और मजीद तफ्तीश के लिए नैब के हवाले कर दिए गए। और इससे पहले नैब एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर समेत 2 सीडीए अफसरान का रिमांड जो इस वक्त ले चुकी थी। तो ये आमिर अब्बास साहब, ये मामला सीडीए शटल सर्विस का क्या है और वॉलंटरी रिटर्न पर आपका ओपिनियन क्या रहा आमिर अब्बास साहब? देखिए सबसे पहले तो वॉलंटरी रिटर्न पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर अंडर एडजुडिकेशन है। और वॉलंटरी रिटर्न में जब ये प्रोसीडिंग्स हुई थी तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि इवन अगर उसको कॉन्विक्ट 25A में नहीं किया जाता, लेकिन क्या महकमा को ये फर्ज नहीं कि उसके खिलाफ कानूनी अपनी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो किए जाए और ऐसे लोगों को फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए कि उन्होंने ये मान लिया कि पैसे हमने लिए थे, बनाए थे और वापस कर दिए। अब बेशक वो कन्विक्शन की तरफ अगर 25B में नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने कहा ये महकमे का फर्ज है कि उसका कोई एम्प्लॉई अगर 1 करोड़ रुपया जमा करा रहा है किस मद में कि ये करप्शन के इल्जाम में, जो इंक्वायरी भी हो रही थी वो सेक्शन 9 की हो रही थी, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस की, किसी और चीज की रिकवरी नहीं हो रही, उनसे ये रिकवरी नहीं हो रही कि जनाब आपको रोड पे ये पैसे पड़े हुए मिले थे, आपने उठा लिए, ये आप वापस कर दीजिए। करप्शन की मद में जो शख्स करप्शन की मद में आके मान लेता है तो महकमे को अगर 100 रजिस्टर गायब हो तो बड़ी जल्दी इंक्वायरी याद आ जाती है, ऐसे शख्स की इंक्वायरी क्यों नहीं करा। सेक्रेटरी SNJAD इसमें इक्वली इन्वॉल्व है और मैं समझता हूं कि सूनर और लेटर ये तमाम एम्प्लॉइज अगर ये लिस्टें सुप्रीम कोर्ट में दे दी जाएं तो इनको अपनी नौकरी से फौरी तौर पे सबकदोश होना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी शख्स की इंटीग्रिटी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको वो एडमिट भी करता है कि हाँ जी मैंने ये पैसे दिए थे, तो कानून जो भी हो, लेकिन जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन है महकमे के लेकिन ऐसा अभी यहाँ पे बहस ये अभी आप सुन रहे थे जो चांडियो साहब और मियां शफा साहब में हो रही थी, तो ये रूल्स में तब्दीली की जरूरत है। अब ये मियां शफा साहब कहते हैं यहाँ पे कि रूल्स तब्दील करें, या फिर ये सर्विस रूल्स जो सिंध गवर्नमेंट के वो क्या कहते हैं इस बारे में, और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हो रहा है, लेकिन कवानीन जो ऑलरेडी हैं वो क्या कहते हैं, ये मतलब इनको काम पे दोबारा बहाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये जिस कवानीन की बात कर रहे हैं वो सेक्शन 25A और B की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि इसे चेंज किया जाए, लेकिन जो सर्विस कैडर की रूल्स हैं वो ये क्लियरली कहते हैं कि ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है कि अगर कोई शख्स करप्शन में पकड़ा जाता है और वो पैसे देता है तो जो अंडर द सर्विस रूल्स ये मैंडेटरी है कि ऐसे अशखास के खिलाफ जो ये एडमिट कर चुके हैं उनके खिलाफ उसमें सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन में END प्रोसीडिंग्स में इनके खिलाफ केसेस बने, इंक्वायरी हो और वहां पे इनका डिसीजन हो कि आया वाकई ही ये मुर्तकिब हैं। क्योंकि इसमें लंबे चौड़े एविडेंस की भी जरूरत नहीं, इसमें सिंपली वो इनको कॉल अपॉन नोटिस दिखा दिया जाए और कहे कि जी ये आपने वहां पे एफिडेविट दिया है। 25 या वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं वॉलंटरी तौर पे जो मैंने करप्शन का पैसा है वो मैं वापस करता हूं इंक्वायरी की स्टेज पे। तो इस पे कोई लंबी चौड़ी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं, कोई प्रोसीडिंग्स की भी जरूरत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट और जो आपके अपने डिपार्टमेंटल रूल्स हैं उसके तहत इनको फारिग किया जा सकता है। राज साहब शुक्रिया आपका अदा करेंगे, मियां शफाक साहब आपका भी, और इम्तियाज सांडी साहब आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया है। बड़े मामलात हैं आज सुबह सिंध में, जमीनों की बंदरबाट हो, 11,000 एकड़ अराजी कराची की हो, या पैरागॉन के डायरेक्टर की गिरफ्तारी सक्खर से हो नैब की तरफ से, जिसमें साद रफीक साहब का मुबैना फ्रंट मैन जिसको बताया जाता है, उसके साथ साथ दीगर तफसीलात, इस्लामाबाद में शटल सर्विस के हवाले से मुबैना करप्शन हो, या वॉलंटरी रिटर्न करने वाले वो 25 अफसरान जिनको दोबारा ओहदों पर बहाल किया गया हो, सारी तफसीलात सामने रखी। फॉर फीडबैक आपके ईमेल एड्रेस हमारा जो सामने फ्लैश कर रहा है, फेसबुक, ट्विटर, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।